गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पूनम लता शर्मा एज ए हिंदी टीचर आपके क्लास में हिंदी पढ़ाने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूँ। और चलिए आज हम लोग अपने पाठ 1 यहाँ पे मैंने दिखाया है आप लोगों को हिंदी कक्षा 8 बसंत भाग 3। ठीक है, ध्वनि पहला लेसन आपका क्या है? ध्वनि। ठीक, पाठ 1। इसके रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, कविता को पढ़ने से पहले और लिखने से पहले हम लोग थोड़ी सी कविता के बारे में जानेंगे और आपकी पुस्तक वसंत उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इनके रचयिता मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये किस युग के कवि हैं? कि ये कौन से युग के कवि हैं? तो इनके लिए छायावादी युग के कवि हैं। और छायावाद युग के कवियों की बेटा विशेषता ये है कि वो प्रकृति को इतना अच्छे से प्रदर्शित करते हैं, इतने बढ़िया तरीके से पेश करते हैं कि जब हम लोग उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो उसमें हर जगह प्रकृति के बारे में बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी बताई गई हैं। यानी वो अपने भावों को प्रकृति से जोड़ देते हैं, प्रकृति के माध्यम से बताना चाहते हैं। ठीक है, ये इतने अव्यय को मतलब इतने ज्यादा जैसे पेड़ पौधे फूल पत्तियां चंद्रमा तारे इन सब का इतना अच्छे से वर्णन करते हैं और उनके माध्यम से हमको हमारी कविताओं का अर्थ बताते हैं। ठीक है, तो छायावाद कवियों की यही विशेषता रही है। तो हम लोग इनके प्राकृतिक वर्णनों का हम लोग इसमें देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से प्रकृति के माध्यम से एक युवा पीढ़ी को क्या संदेश दिया है। ठीक, तो यहाँ पे पहला लेसन आपका ध्वनि है। तो इसको पढ़ने से पहले आपको इनकी जो भी इनके अंदर जिस तरह की क्या बताया गया है, क्यों बताया गया है, किस लिए ये लेसन आपके बुक में आया है, इसके पहले इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी मेन पॉइंट पे आएंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो इनकी विशेषता ये है कि जो अर्थ सामने रहता है, मान लीजिए ये ध्वनि जो है, ध्वनि का जो अर्थ आपके सामने रहेगा वो अगर मतलब सीधे सीधे आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है। उसके पीछे गूढ़ता छिपी रहती है, यानी उसके पीछे रहस्य रहता है। वो जो कविता आपके सामने आएगी वो एक सिंपल वे में रहेगी, लेकिन जब उसको आप पढ़ेंगे समझेंगे तो उसके पीछे इतनी गूढ़ता रहती है, इतना रहस्य रहता है कि जब हम उस रहस्य का वर्णन करने लगते हैं तब हमें समझ में आता है कि ओह, इसमें तो हमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बातों को रखा गया। और बेटा इसमें ये और क्या है, कविता को समझने से पहले हम बसंत यानी आपकी पुस्तक बसंत भाग 3 के बारे में बात करेंगे। हिंदू कैलेंडर के आधार पे 6 ऋतुएं होती हैं हमारे भारतवर्ष में। तो उसमें जो सबसे अच्छी ऋतु है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बसंत ऋतु बोलते हैं। उसके बसंत ऋतु से पहले पतझड़ आता है, जहाँ पे सभी पत्ते सूख जाते हैं, डालियां वगैरह सब फूल फल सब झड़ जाते हैं, पेड़ सूखे सूखे रहते हैं, बड़ा नीरस सा होता है बेटा। लेकिन उसके बाद जब बसंत आता है तो पौधों में नई नई पत्तियां, एकदम कोमल कोमल सी, सुंदर सुंदर फूल फल, मतलब ये सब इतने अच्छे लगते हैं, प्रकृति एकदम हरी भरी हो जाती है। तो बसंत जब आता है तो मानो कि एकदम बहार आ जाती है। और बसंत को एक और नाम भी दिया गया, यानी ऋतुओं का राजा, ऋतुराज, यानी बसंत को हम लोग ऋतुराज भी कहते हैं। तो यही सब इसमें दिया हुआ है। और बेटा जिस प्रकार बसंत के आने पर नए जीवन का संचार होता है पौधों में, फूलों में, पत्तियों में, उसी प्रकार कविता के माध्यम से कवि ने भी आपके जीवन में अच्छी अच्छी बातों का संचार बताया है कि आप लोग कैसे क्या। लेकिन इससे पहले आप लोग पहले कवि के बारे में समझें कि कवि ने ये कविता क्यों लिखी, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो कवि जो है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये कवि जो है इन्होंने ये कविता खुद अपने लिए लिखी है और अपने लिए लिखकर इन्होंने और लोगों को संदेश दिया है। तो ये कविता इन्होंने किस परिस्थिति में लिखी, पहले उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये बेटा
इनके मतलब जब ये कुछ बड़े हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया। कुछ दिन बाद इनकी माता भी चल बसी और रहा सहा थोड़ा संभले ही थे तब तक इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। यानी ये बहुत अंदर से टूट चुके थे और जिसका प्रभाव इन्होंने अपनी कविता में मतलब लग रहा है, इनकी कविता पढ़ने से दिख रहा है कि इनका जीवन जो है बहुत संघर्षपूर्ण रहा। तो ये अपने मतलब प्रियजनों को जब खो दिए तो बड़े क्षुब्ध थे, बड़े अंदर से परेशान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं हार जाऊंगा तो मेरे जो प्रियजन मुझसे बिछड़ गए हैं कहीं ना कहीं उन्हें ये उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी कि हम लोगों की वजह से इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी खराब कर दी। तो उन लोगों से मोटिवेट होकर, उन लोगों से मान लीजिए एक उत्साह लेकर इन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और वो दिशा इस प्रकार दी कि वो अपनी कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी यानी यूथ, हम लोगों का जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, उसको एक ऐसा संदेश दिया बेटा कि जिससे वो अपने आगे अपने कर्मों को और बढ़ाएं, आलस्य और निद्रा से दूर रहें और अपने हर लक्ष्य को जब तक प्राप्त न कर लें तब तक चैन से नहीं बैठे। तो इन्होंने भी अपनी कविता में यही दर्शाया है कि सबसे ज्यादा इन्होंने हमारे युवा पीढ़ी को संदेश दिया है। अपने कविता के माध्यम से इन्होंने अपनी युवा पीढ़ी को ये संदेश दिया है कि आपकी राहों में कितनी भी बाधाएं हैं लेकिन आपको हार नहीं मानना है। कब तक? जब तक कि आपने जो लक्ष्य ठाना है कि मैं ये काम जब तक कर नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक। यानी अगर आपने ये ठाना है कि मैं 8 में फर्स्ट क्लास पास होऊंगा, अगर मैं 8 में अपना प्रथम देता हूँ, अपने योग्यता को औरों से आगे बढ़ाता हूँ, तो जब तक मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं बैठूंगा नहीं चैन से, मैं पढ़ूंगा और दिन रात मेहनत करूंगा। यानी इसमें इस कविता के माध्यम से जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई आए लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। इंसान 1-2 बार माने ये होता है कि वो अगर गिरे तो संभलना सीखना चाहिए। ये नहीं कि अगर गिर गए तो हम उठना ही छोड़ दें कि मतलब चलने के डर से हम ये सोचे कि अब हम फिर गिरेंगे तो फिर हम चलना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी में आपको अपने हिसाब से अपना लक्ष्य तय करना है और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। तो बेटा इस कविता का मैंने सार आप लोगों को बता दिया है और इसके अर्थ को मैंने आपको समझा दिया है। ये कविता क्यों इन्होंने लिखी है उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। तो आप लोगों को ये देख के पता चलता होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किन परिस्थितियों में यह कविता लिखी है और उन्होंने अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश दिया है और उस संदेश से उन्होंने ये बताया है कि हमारी युवा पीढ़ी बहुत कुछ कर सकती है, अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती और कर भी रही है। हर एक क्षेत्र में देखा जा रहा है हमारी युवा पीढ़ी आगे है। तो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी में जो कुछ उनके समय में असंतोष था, जो कुछ भावनाएं थी, जो आलस्य था, जो निद्रा थी, उन सबको दूर भगाने का प्रयास किया है और अपनी कविता के माध्यम से बेटा उन्होंने ये बताया है कि आपको जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक आपको अथक प्रयास करते रहना चाहिए, आपको बैठना बिल्कुल नहीं है, आपको अपना परिश्रम करते रहना है। तो उस प्रकार से इन्होंने अपनी कविता को ये रूप दिया है। यानी ध्वनि मतलब क्या होता है? सुनना, यानी आवाज। ध्वनि क्या है? आवाज है जो आपके हृदय को झकझोर देती है। अगर आपकी अंदर से कोई ध्वनि निकल रही है तो उसको यहाँ पे जो उन्होंने उनके अंदर की ध्वनि को ही यहाँ पे रखा है जो एक कविता का रूप ले चुकी है। तो हम लोगों को इनके बारे में जो था सारा डिटेल आप लोगों को मैंने बता दिया है कि इन्होंने किस परिस्थिति में और क्यों इस कविता का निर्माण किया है। और आपकी पुस्तक बसंत के बारे में भी मैंने बताया कि ये बसंत जो है एक ऋतु है और वो ऋतुओं का राजा होती है, वो बहुत ही अच्छी ऋतु होती है। यानी उसके माध्यम से कवि ने यहाँ पे अपनी कविता को रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं बेटा। तो अभी मैं आप लोगों को ये कविता पढ़ के बता रही हूँ। आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए और जिसके पास बुक ना हो वो बुक खरीद ले, और अगर नहीं अभी है तो मैं जो पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए
और अपनी कॉपी में नोट करिए और उसको जिस प्रकार से मैं आप इसका वर्णन कर रही हूँ उसको लिखेंगे तो आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि उनका अंत अभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी तो आया है, कैसे उनका अंत हो सकता है? इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जो और उत्साह से भरा हुआ है, जब तक वो अपने लक्ष्य को नहीं पा लेते तब तक उनके मन का वसन यानी उनके मन में अंत होने का कोई खौफ नहीं, यानी वो अंत हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने लक्ष्य को पा न ले। ठीक है बेटा, तो उसके आगे है, आप लोग देखिए, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गा, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। यानी कवि कह रहे हैं कि इन पंक्तियों को देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो इसमें कवि ने प्रकृति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। देखिए, हरे हरे पात यानी हरी हरी पत्तियां, डालियां कलियां कोमल गात यानी जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं निकलते हुए दिखते हैं बसंत ऋतु में, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। यानी कवि ने इसमें बताया है कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं और कलियां खिली हुई हैं और कुछ कलियां अधखिली हुई हैं। मैं सूरज को यहाँ पे खींच के लाऊंगा और सोई कलियों को निद्रित यानी फेरूंगा निद्रित कलियों पर, यानी सूरज को मैं खींच के लाऊंगा और कलियों को जगाऊंगा। उनके कहने का अभिप्राय यही है बेटा कि जिस प्रकार मैं सूरज को खींच कर यहाँ, इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए लोगों, हारे हुए निराश लोगों को कि सोई हुई जो हारे हुए लोग हैं, निराश लोग हैं, उनको जगाने का प्रयास किया है। यानी जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधे एकदम खिल उठते हैं, उनमें उत्साह आ जाता है, उनमें एक दीप्ति आ जाती है, एकदम उजाला रोशनी से भरपूर एकदम लहलहा उठते हैं। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि अपनी प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहता हूँ। यानी कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी कविता के माध्यम से जो लोग निराश हो चुके हैं, जो लोग एकदम अपने आशा को छोड़ दिए हैं, मैं उनको जगाना चाहता हूँ। मैं उनके माध्यम से इस युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग रुको मत, ठहरो मत, आप लोग निरंतर आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, मैं जीवन देना चाहता हूँ, यानी जगह एक प्रत्युष मनोहर, मैं उन्हें नव जीवन देना चाहता हूँ। फिर क्या है बेटा, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। यानी इसमें कवि कहता है कि बसंत रूपी उम्मीद बनकर, बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों को, माने उदास जो लोग हैं उनके अंदर से मैं उदासी को बाहर खींच लूंगा। यानी उनके अंदर जितने भी एक माने उम्मीद से हारे हुए लोग रहते हैं, जितना भी उन लोगों के अंदर एक विकट परिस्थितियों को झेलते हुए जो उनके अंदर दर्द है, उन सबको मैं बाहर खींच लूंगा और इन सभी लोगों को क्या करूंगा, नया जीवन देना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक प्राणी अपनी नीरसता को त्याग कर उल्लास पूर्वक उत्साह पूर्वक अपने कार्य को, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम अग्रसर रहे। ठीक, हर पुष्प से आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। यानी इसमें अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। यानी सींचना मतलब क्या है, उनको भर दूंगा, यानी अपने उत्साह से मैं उन्हें सींच दूंगा। फिर क्या है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको
है मेरे वे जहां आनंद, अभी न होगा मेरा आनंद। यानी कवि कह रहे हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की राह दिखाऊंगा और उन्हें सिखा दूंगा कि जीवन किस प्रकार जिया जाता है। फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर पाएंगे, क्योंकि मेरा अंत अभी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुझे इतने कार्य करने, मुझे अपने कविताओं के माध्यम से मुझे उस लक्ष्य को दिखाना है कि जहां हमारी युवा पीढ़ी सोई हुई है, अलसाई हुई है, अपने काम के प्रति निराशीन है, निराश है, तो मुझे जाकर उन सबको अपने कविता के माध्यम से उठाना है, जगाना है, उन्हें जोश भरना है कि आप आइए और अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए और अपने जोश को बढ़ावा दीजिए और अपने लक्ष्य तक जाइए। ठीक, तो इसमें कवि ने यही बताया है। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा। इस आनंद का तो कभी अंत ही नहीं हो सकता। अगर हम कोई कार्य करें, मान लीजिए एक लक्ष्य को हम लोग क्रिएट करके रखें वहां पे, और उस लक्ष्य को जब हम पा जाते हैं तो वो इतना आनंदमय होता है कि उसके आगे सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं। यानी उसको इतना अच्छा लगता है जैसे कि वो किसी स्वप्न में है, किसी स्वप्न का साकार होना एक लक्ष्य का पूरे होने के बराबर होता है। तो वही कवि कह रहा है कि इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों को और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत बिल्कुल नहीं होगा। यानी इस कविता का बेटा यही सार है। आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे, और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं उसका समाधान जरूर करूंगी। और इस क्लास 8 पाठ 1 ध्वनि को अच्छे से समझिएगा, इसके भाव को समझिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे भाव हैं जो हमारे युवा पीढ़ी को बहुत ही अच्छा मार्ग दिखाए हैं निराला जी अपने कविता के माध्यम से, और बताए हैं कि हम लोग किस प्रकार अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके। और अपने लक्ष्य के प्रति हम लोगों को एकदम सजग रहना होगा। हम लोगों को ये नहीं सोचना होगा कि अरे आज नहीं पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। आपको अगर कुछ पाना है तो आपको जी जान से लगना हो, बस यही इस कविता का उद्देश्य है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यही समझाया है कि अगर आपका लक्ष्य आपके सामने है तो आपको एकदम रात दिन एक करना होगा, तभी आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो ठीक है बेटा, चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को इसका सारांश समझ में आ गया होगा, इस कविता के भाव समझ में आ गए होंगे, और आगे मैं आप लोगों को इसका देखूंगी क्या इसमें लिखवाना है। जैसा भी होगा वो मैं आप लोगों को जरूर आगे पढ़ाऊंगी। और ठीक है, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए।